आदरणीय ज्ञान जी, मंच पर जिनकी कहानियों की आज चर्चा है, तरुण भटनागर जी, भाई शशि भूषण और मित्रों, ये मंच और ये सभागार आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम लोगों की तीन शक्तियां सामने बैठी हुई हैं। ये बहुत अपवाद होता है कि किसी लेखक पर बात हो और उनकी पत्नी भी साथ आए। ये ऐसा होता नहीं है। पत्नियां, ज्ञान जी की पत्नी को छोड़ दीजिए, ज्ञान जी बड़े सौभाग्यशाली हैं इस मामले में। ज़्यादातर पत्नियां ये मानती हैं कि ये व्यर्थ का कोई काम कर रहे हैं पूरा दिन न कोई घर का काम करते हैं, न कुछ करते हैं, न कुछ चीज़ें संभालते हैं और पता नहीं क्या लिखते पढ़ते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है मित्रों, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके बीच में ज्ञान रंजन है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं और उनके शहर हैं जिनके पास कोई ज्ञान रंजन नहीं है। मित्रों, पहल की भूमिका केवल वहीं समाप्त नहीं हो गई जहां पहल छपनी बंद हो गई। ज्ञान जी ने अचानक घोषणा की कि पहल अब हम बंद कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कौन सी पत्रिका थी मेरे सामने, में इतना बड़ा हो गया, ज्ञान जी के सामने नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारी पत्रिकाएं इस बीच में बंद हुई। बड़ी बड़ी पत्रिकाएं बंद हो गई। फोन करते थे और दानी जी जिस तरह से मुझे टिकटिकाते थे, ऐसी कोई पत्रिका संपादन नहीं करता है, कोई संपादक नहीं करता है। मैं भी आजकल एक पत्रिका निकाल रहा हूं, लेकिन मैं भी नहीं करता हूं कि 10 तारीख तक लेख भेजना है तो लेख भेजने ही है। इतनी समयबद्ध कोई पत्रिका मुझे लगता नहीं कि जिसने पीढ़ियां तैयार की हो। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोग नहीं जानते। आप लोग मेरे से ज्यादा ज्ञान जी को जानते हैं, पहल को जानते हैं, लेकिन मैंने ये पढ़ा था कि एक बार महाप्राण निराला बनारस गए। बनारस गए तो बनारस के लोगों ने हारमोनियम ला के रख दिया और कहा कि आप अपना कोई गीत सुनाइए। तो निराला जी ने प्रसाद जी का गीत सुनाया, अपना नहीं सुनाया। लोगों ने कहा कि ये तो प्रसाद जी का है, हम तो आपका गीत सुनना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि बनारस में प्रसाद जी का ही गीत सुनाया जा सकता है। तो जबलपुर में ज्ञान जी की ही चर्चा, हालांकि आप, जैसा मैंने कहा, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बगैर ज्ञान जी के और बगैर पहल के हम बात शायद आगे कर पाए। मित्रों, भाई शशि भूषण ने तरुण भटनागर की कहानी पर और उसी 21वीं सदी की पीढ़ी की, क्योंकि कई बार हम लोग ये आरोप लगा देते हैं कि ये पीढ़ी रविंद्र कालिया ने तैयार की, वागर्थ से आई या नया ज्ञानोदय से आई, लेकिन उस पीढ़ी में तरुण भटनागर अकेले ऐसे बड़े कहानीकार हैं, कथाकार हैं कि जिन्होंने उस सीमा का अतिक्रमण किया है। मुझे नहीं लगता कि इन 20-21 वर्षों में ऐसा कोई कहानीकार जिसके पास अद्भुत शिल्प है और कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। कई बार कहानीकार कहानी जब लिखना शुरू करता है तो शिल्प तो उसके पास होता है, लेकिन कथ्य के साथ वो तालमेल नहीं बिता पाता है।
कथ्य और शिल्प के साथ जैसे तालमेल बिठा पाना और कहानी को पढ़वा ले जाना, क्योंकि कहानी की पहली शर्त है कि वो हमें पढ़वा ले जाए, क्योंकि वो किस्सा गोई है और कहानी में किस्सा गोई नहीं है तो उस कहानी का कोई मतलब नहीं है, आप कितनी भी जानकारी दे दीजिए। तरुण भटनागर जिस तरह की जानकारियां अपनी कहानियों में देते हैं, उन जानकारियों के साथ साथ वो शिल्प का एक नया प्रयोग भी करते हैं। आप देखिए, इसी संग्रह में उनकी 8 कहानियां हैं, लेकिन 8 कहानियों का अलग शिल्प है, कहीं पुनरावृत्ति नहीं है। और इतनी सूक्ष्म जानकारी देने का काम एक जमाने में उदय प्रकाश ने भी किया, लेकिन वो जानकारी ज्ञान बोझिल जानकारी थी, वो कहीं हमें आक्रांत करती थी वो जानकारी। लेकिन तरुण भटनागर अपनी किस्सा गोई से जिस तरह की जानकारी देते हैं कहानियों में, वो बहुत अद्भुत है। दूसरी बात यह है कि बड़ी साफ गोई के साथ ऐसी बारीक चीजों को तरुण भटनागर उठाते हैं, जिसका सीमेंट का जिक्र किया शशि भाई ने। उसमें वो दोनों पात्र बाद में कहते हैं, जब वो बोरा ओढ़ते हैं, सीमेंट वहीं खाली कर जाते हैं और बोरा ओढ़ के चले जाते हैं, क्योंकि जंगल में पहली बार सर्दी लगनी शुरू हुई है। इससे पहले जंगल में सर्दी नहीं लगती थी, लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे। उनका उपन्यास जिसमें मैंने पहल में लिखा, राजा जंगल और काला चांद, उसमें एक आदिवासी महिला है और एक अध्यापक की पत्नी है, और वही बिशु की मां भी है। बिशु की मां उस आदिवासी महिला को ब्लाउज पहनने के लिए देती है कि तुम, अब समय बदल गया है, अब तुम ब्लाउज पहनो। और वो महिला कहती है कि मुझे ब्लाउज पहनने में शर्म आती है। मतलब ये जानकारी आप किस समय की बात कर रहे हैं? उस समय की बात कर रहे हैं जहां पूरा शहर हमारा कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, और वो कहानी में बताते हैं वो दोनों पात्र कि ये दुनिया भी, अच्छा वो हंस करके कहते हैं, वो सामान्य रूप में नहीं कहते, दोनों पात्र हंस करके कहते हैं, मजाक के रूप में कहते हैं कि क्या दुनिया है कि व्यर्थ की चीज को भी इकट्ठा करती है। सीमेंट जो हमारे लिए अपरिहार्य है, वो उनको व्यर्थ की चीज लगती है, और उस महिला को वो ब्लाउज व्यर्थ की चीज लगती है, जिसे कि आज हम अपरिहार्य मानते हैं। ये बहुत छोटी छोटी जानकारी आज के समय में देना और फिर कहानी को आज के संदर्भों से जोड़ देना, ये कला कम लोगों को आती है। तरुण भटनागर की कहानी जब खुलती है, मुझे लगता है कि बहुत कम आलोचक ऐसे हैं जो तरुण भटनागर की कहानी को खोल पाते हैं, क्योंकि बड़ी कहानी, पहली बात तो यह है कि बड़ी कहानी एक बार में अपना पाठ पूरा नहीं कर पाती, वो बार बार अपना पाठ मांगती है। दुनिया की जितनी भी बड़ी कहानी है बार बार अपना पाठ मांगती हैं। ज्ञान जी की जो पिता कहानी है, आलोचक कहते रहे कि पिता के विरुद्ध है, और ज्ञान जी ने जो इंटरव्यू अभी कुछ साल पहले जो छपे, उसमें कहा कि पिता के विरुद्ध नहीं है। आलोचकों की एक अलग दुनिया है। हम किस तरह से उसकी व्याख्या करते हैं और किस तरह से कहानी में पैठ पाते हैं, ये जो पैठ पाना और कहानी के साथ साथ तादाद में स्थापित कर पाना, ये बड़ा कठिन कार्य है। जिस कहानी की सबसे ज्यादा चर्चा है और किताब का शीर्षक भी उसी के नाम पर है, प्रलय में नाव, मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था
तो मुझे इस कहानी को पढ़ते हुए जो सबसे बड़ी बात यह लगी कि वो जो ठेकेदार है, वो जो ठेकेदार है जो ये कहता है कि इस नाव में मैं ऐसी लकड़ी लगाऊंगा जो गलेगी नहीं, जो खत्म नहीं होगी, मैं ऐसी लकड़ी लगाऊंगा, और उस ठेकेदार के कारण ही वो नाव डूबी। मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था तो प्रेमचंद की ईदगाह मुझे याद आई कि ईदगाह में जब वो बच्चे ईद वाले दिन ईदगाह जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो देखिए एक बड़ा कहानीकार कैसे विवरण देते हुए चलता है कि प्रेमचंद बताते हैं और वो बच्चे एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं कि देखो ये जलेबी, इतनी जलेबी कहाँ से आ गई, ये देखो ये तरह तरह की मिठाई, तरह तरह की चीजों को वो देखते हैं उसमें चलते हुए। तो एक पात्र उसमें कहता है कि जिन्नात लेके आते हैं, ये जिन्नात लेके आते हैं इसको, मिठाई को, कि और पैसा, कि पैसा भी जिन्नात बनाते हैं। आज आप देखिए कि हमारे जो जिन्नात, आज ही अखबार में है कि हमारे जो अडानी जी हैं दुनिया भर में नंबर 1 के वो हो गए हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाले। ये जो जिन्नात हैं किस तरह से बच्चों की मिठाई भी छीन रहे हैं और बच्चों का पैसा भी छीन रहे हैं, और हमारी सृष्टि पर जिसको बचाने का संकल्प लिया था उस आदमी ने, और केवल उस आदमी ने नहीं बल्कि उसके पूर्वजों ने, कहानी कहने का जो ढंग और कहानी की विशेषता कि तरुण भटनागर एक जगह ये लिखते हैं कि बुद्ध के समय से उसके पूर्वज इस नाव को बनाते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 2500 साल पहले कहानी को ले जाना, 2500-3000 साल पहले कहानी को ले जाना और उस नाव को बनाना कि जिस नाव के माध्यम से जब प्रलय आएगी तो मनुष्यता को बचाया जा सकता है। एक दूसरा प्रसंग और लेकर के आते हैं तरुण भटनागर, और वो जो प्रसंग है इस कहानी में ऐसा रचपच गया है कि हमें ये लगता है कि कहानी में जैसे एक जगह वो जानकारी देते हैं कि अब जो जंगल जो बचे हुए हैं उनमें से एक बड़ा जंगल है। ये बड़ा जंगल हो सकता है वो बस्तर का ही जंगल हो सकता है वो कहीं का भी जंगल। तरुण की ये विशेषता है कि वो स्थान नहीं बताते, स्थानों को निर्दिष्ट नहीं करते हैं विशेष रूप से। एक कहानी को छोड़ करके वो निर्दिष्ट नहीं करते कि ये कहानी इस जगह की लिखी हुई कहानी है। ये मुझे लगता है कि ये कहानीकार कैसी चीजों को सार्वभौमिक रूप से रचता है। तरुण भटनागर इस तरह से कहानी रचते हैं कि हमें लगता है कि ये कहानी हमारे समय की कहानी भी है और हमारे बारे में भी, हमारी चिंताओं के बारे में भी। एक और जिक्र तरुण भटनागर उसमें करते हैं कि महारानी एलिजाबेथ शेक्सपियर को कहती है। अब शेक्सपियर बताइए, ट्रेजेडी लिखने वाले शेक्सपियर, कि आप कॉमेडी का नाटक लिखिए, महारानी कह रही है, और इस नाव को बनाने वाले को ईश्वर ने कहा है कि तुम नाव बनाओ। एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर ने दी और एक बड़ी जिम्मेदारी महारानी ने दी। लेकिन जिस महारानी ने जिम्मेदारी दी वो शेक्सपियर ये कहते हैं कि मैं कुछ लोगों को बचाऊंगा, उन लोगों में एक मेरी प्रेमिका होगी और कुछ पात्र होंगे। ये जानकारी मुझे लगता है कि तरुण भटनागर ऐसे ही नहीं दे रहे हैं,
कहानी को बढ़ाने के लिए नहीं दे रहे, बल्कि ये उस बात को बताने के लिए कह रहे हैं कि वो जो नाव बनाने वाला आदमी है वो कहता है कि मैं इस पूरी सृष्टि को बचाऊंगा, मैं केवल अपनी प्रेमिका को, अपने आसपास के पात्रों को, अपने इर्द गिर्द के समाज को ही नहीं बचाऊंगा, बल्कि मैं इस पूरी सृष्टि को बचाऊंगा। और आप देखिए कि जो कहानी जब आगे चलती है और जब प्रलय की बाढ़ आती है तो उसमें वो आदमी छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े पेड़, जानवर, मनुष्य, और केवल जानवर नहीं बल्कि हिंसक जानवर भी जो कि कभी भी उसे खा भी सकते हैं, वो इन हिंसक जानवरों को लेकर भी उसमें नाव में सवार होता है और अंत में नाव डूबती है। और जब नाव डूबती है तो तरुण भटनागर लिखते हैं कि ईश्वर नाराज है, इसलिए नाराज है कि मैंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया यानी कि नाव केवल तुम बनाओगे और मैंने ठेकेदार को ले लिया है बीच में। तो मित्रों, ये जो ठेकेदार है किस तरह से हमारी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। आज कोई हम किसी पर आरोप लगाते रहे, लेकिन जो ठेकेदार की जो प्रथा चलाई है सरकार ने, अब तो तरुण जी ज़्यादा जानते हैं, मैं भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में रहा, मुझे मालूम है कि आप कार का ड्राइवर भी बगैर ठेकेदार के नहीं ले सकते, कार भी नहीं खरीद सकते। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति अपने लिए नई कार खरीदना चाहे नहीं खरीद सकता, सरकार कहती है कि ठेकेदार के माध्यम से लो। यानी एक ऐसी ठेकेदारी की परंपरा शुरू कर दी है जो कि हमें लगता है कि हमारा विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विकास पर एक धब्बा भी लग रहा है और उस विकास पर वो इस तरह से बैठा है कि जैसे हमें पीछे ले जा रहा है। और नाव डूबती है किसके कारण? उस आदमी के कारण, उस लालच के कारण जो ठेकेदार लेके आया था। उसने ऐसी लकड़ी लगवाई जबकि उस व्यक्ति के मन में नहीं थी, बल्कि वो ऐसी एक लकड़ी लेके आया कि सबसे पहले वही टूटी, वो टूटी तो नाव में पानी भरा और पानी भरा तो नाव टूट गई। ये जो इस कहानी के जब मैं अंत को पढ़ रहा था तो मुझे गांधी का एक वाक्य याद आया कि इस पृथ्वी में सबको पालन करने की क्षमता है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने की क्षमता इस पृथ्वी में नहीं है। उस ठेकेदार के लालच ने पीढ़ियों का जो एक पूरा तप था, उसका पीढ़ियों का जो संघर्ष था, उसका अपनी सृष्टि को बचाने का जो संकल्प था, उसके लालच ने तोड़वा दिया। ये कहानी आज के संदर्भ में जब आप पढ़ेंगे तो जंगल और ये नाव और ये सारी चीजें आपको लगेंगी कि ये प्रतीकात्मक है। ये एक इन्होंने एक जो अपने प्रतीक रचे हैं तरुण भटनागर ने, बल्कि वो आज का जो हमारा जो औद्योगिकृत समाज है, पूंजीवादी समाज है, जो ये जो समाज दिखाई दे रहा है, तरुण भटनागर अपने समय की कहानी कहते हैं और इतने विस्तार के साथ कहते हैं। मुझे लगता है कि वो विस्तार बहुत सारे कहानीकारों पे नहीं है। इसलिए मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि 21-22 वर्षों में जो ये पीढ़ी आई है, जिसमें लगभग 30-35 हमारे कहानीकार हैं, जो उस तरह की पीढ़ी के कहानीकार हैं जो न केवल कहानी छपी बल्कि जिनके संग्रह भी छपे और जिनको रॉयल्टी भी मिली, लेकिन तरुण भटनागर इन सबसे अलग दिखाई देते। कालिया जी अक्सर कहा करते थे कि मुझे इस पीढ़ी ने बहुत निराश किया। निराश इसलिए किया कि कोई भी कहानीकार आगे जाता है, पीछे नहीं लौटता। तरुण भटनागर उस अपनी पीढ़ी में ऐसे कहानीकार हैं जो कि हमें
आगे ले जाते हैं, जो निरंतर आगे बढ़ते हैं, पीछे देखते हैं वो, लेकिन पीछे देखने के लिए पीछे देख करके वो प्रेरणा लेते हैं, केवल जाते आगे हैं। दूसरी कहानी जिसका जिक्र यहाँ हुआ इस संग्रह में है, जख्मे कोहन। देखिए, एक बड़ा कहानीकार तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि ज्ञान जी यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए वो एक संकोच मेरे मन में है तरुण जी के लिए कि, लेकिन क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हमारे मित्र एक योगेंद्र आहूजा बड़े कहानीकार हैं, वो ज्ञान जी के लिए कहते हैं कि कहानी कला का आखिरी उस्ताद। मैंने कहा इससे बढ़िया कोई परिभाषा ज्ञान जी के लिए हो नहीं सकती, कहानी कला के आखिरी उस्ताद। मित्रों, जख्मे कोहन जिसका जिक्र शशि भाई ने किया था, जिस तरह से हमारी संस्कृत हमारी जो लोग आक्रांत हैं उस अंग्रेजी कि हमने 70-72 वर्षों में अपनी कोई भाषा ही नहीं बना पाई। अब ये जो नवधनाढ़ वर्ग आया है, आप देख रहे होंगे, जो नई जो सोसाइटी बन रही है, उनमें दो चीजें प्रमुख हैं अपना आभिजात्य दिखाने की। एक तो अंग्रेजी बोलिए और दूसरा पालिए। ये जो चीजें हैं आभिजात्य, और तीसरा मैं इस मंच से बताना नहीं चाहता, तीसरा ये है कि अब लोग केवल सड़क पे नहीं, घर से बाहर नहीं, बल्कि हवाई जहाजों में भी घुटना पहन के जाने लगे हैं, हाफ पैंट। कई वो संभ्रांत लोग उसको बरमूडा भी कह देते। ये हमारा आभिजात्य है कि मैं कई बार कहता था कि हम लोग विदेश में भी जाएंगे तो ऐसे ही प्रेस की हुई शर्ट और प्रेस की हुई पैंट पहन के जाएंगे, और जब विदेशी आते हैं तो वो मुड़ा तोड़ा पैंट और मुड़ी तोड़ी शर्ट पहन के आराम से घूमते, हमें उन्हें कोई शर्म नहीं है। लेकिन हमारे जो आभिजात्य है और जो नवधनाढ़ है, जो इस बीच में पैदा हुआ है, जो ऐसी चीजें खाता है कि जिन चीजों के लिए बार बार कहा जाता है कि नुकसान करती हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को खा करके वो बड़ा हो रहा है, लेकिन उसके पास अपनी भाषा नहीं है। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई अभागा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके पास अपनी भाषा ना हो। अंग्रेजी में बोलो और अपने को बड़ा दिखाओ, और बड़ी बड़ी कारों में घूमो, तरह तरह का। तरुण भटनागर उस पूरी संस्कृति पर या अपसंस्कृति पर जिस तरह से प्रहार करके चलते हैं। देखिए, वो जो अध्यापक है, जो अंग्रेजी का अध्यापक है, जो वर्ष पढ़ा रहा है, उसके बारे में पूरी कहानी में मैंने 2 बार वो कहानी बड़े गौर से पढ़ी। इसलिए पढ़ी कि मैं देखना चाहता था कि कहानीकार नफरत करता है कि नहीं करता है उस पात्र से। तरुण भटनागर कोई टिप्पणी नहीं करते उस पर, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा था कि एक कथाकार को तटस्थ रहना चाहिए, चीजों का चित्रण करते हुए, स्थितियों का चित्रण करते हुए उसे तटस्थ भाव अपनाना चाहिए। तरुण भटनागर की जो तटस्थता है वो कहानी को बड़ा बनाती है, और बड़ा इसलिए बनाती है कि वो लिखते हैं कि वो चिड़िया आती थी, आवाजें करती थी, उसे अंग्रेजी पढ़ाने में दिक्कत होती थी, वो चिड़ियों के लिए जहर
में वो दाना वो करके और वहाँ डाल देता है, जिससे चिड़िया मर जाती हैं। अंडे हैं, उन अंडों को तोड़ देता है वो। तरह तरह से वो पेड़ है, जिस पर एक बड़ा पेड़ है स्कूल के पास, ये बड़ा पेड़ है, उस बड़े पेड़ को कटवा देता है। आप देखिए कि इससे ज्यादा निर्मम कौन व्यक्ति हो सकता है जो निरीह चिड़ियों को मार दे, उनके अंडों को फोड़ दे, और जो एक पेड़ जिस पर वो स्कूल को भी छाया देता था और चिड़ियों का एक आश्रय स्थल था, उसको कटवा दे। ये स्थितियों से पैदा हुई घृणा है। कहानीकार केवल उन स्थितियों को बताता है, अपनी टिप्पणी किए बगैर उन स्थितियों को हमारे सामने ला देता है कि ऐसा दुष्ट प्रकृति का ये व्यक्ति है जो अंग्रेजी का अध्यापक है कि पेड़ को कटवाना, चिड़ियों को मरवा देना, अंडों को तोड़ देना, केवल इसलिए वो आभिजाती है। वो बार बार कहता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मुझे व्यवधान पैदा होता है। उस बच्चे का जिसका जिक्र किया, बरसात में बाहर बरसात हो रही है और खिड़की है, उस बच्चे ने हाथ कर दिया, इतना पीटता है कि जब उसका हाथ कट गया, देखिए कहानीकार कैसे लंबी कहानी है, लेकिन तरुण भटनागर ये बताना नहीं भूले कि उस कटे हुए हाथ में भी उस अध्यापक ने जो डंडे मारे थे, उस डंडे के निशान है। हमारी पूरी सहानुभूति और हमारी पूरी संवेदना उस सुंदर नाम के बच्चे के प्रति होती है, और इसलिए भी होती है कि जिस तरह से उसका पढ़ना छूटा। हम में से बहुत सारे लोग हैं, मेरे भी बहुत सारे क्लास फेलो रहे होंगे, आपके भी रहे होंगे, आपके सहपाठी, जो अध्यापकों के पिटने के कारण जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि अध्यापक यही मानते थे कि वो, लेकिन तरुण भटनागर उसकी बात भी नहीं करते, वो केवल अंग्रेजी अध्यापक की बात करते हैं। और इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि जब बस में उसका हाथ कटा तो एक महिला अंग्रेजी की किताब पढ़ रही थी और दूसरा अपना मोबाइल देख रहा था। दोनों अंग्रेजी जानते हैं। उस बच्चे का कटा हुआ हाथ खिड़की के शीशे में अटका हुआ था। खून, क्योंकि बरसात हो रही थी तो खून के छींटे उस महिला के ऊपर आ रहे थे, और उस महिला ने बड़ा हिकारत से देखा और उस आदमी ने लेकर के किताब या क्या डंडा सा लेकर के और उस हाथ को गिरा दिया। हाथ को जब गिरा दिया, कुत्ता लेके भागा। उसके पीछे सुंदर की जो बस थी जिसमें सुंदर बैठा हुआ था, पीछे से आया, और उसके साथ कौन लोग थे जिनका वर्णन किया है, जिनका नाम से अधिक ये जानना है कि वो बहुत गरीब पात्र थे। वो उस हाथ को लेने के लिए पहुंचे। तो हमारा जो आभिजात्य है वो किस तरह से संवेदनहीन हो गया है एक तरह से। और हमें ये लगता है कि हम इसी बस में बैठ गए, अंग्रेजी की किताब लेके बैठ गए, या अंग्रेजी के गाने सुनने लगे, या अंग्रेजी की बातें करने लगे, तो हमें लगता है कि हमसे बड़ा कोई आभिजात्य है नहीं, हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई और है नहीं। उनके लिए सुंदर का हाथ कटना या सुंदर के साथ ये बड़ी घटना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन तरुण भटनागर जख्मे कौन कहानी में इस तरह से उसको, उस घटना को बताते हैं कि हमें बगैर कहे उस अंग्रेजी के अध्यापक के प्रति और उस अंग्रेजी भाषा से घृणा होने लगती है। किसी भाषा से मुझे आपको कोई घृणा नहीं है, सारी भाषाएं सब लोग पढ़ें, लेकिन कोई भाषा हमारे दिमाग पर इस तरह से हावी हो जाए कि हमें उस पढ़ करके लगे कि हम तो मालिक हैं और दूसरा कुछ है ही नहीं। उस भाषा पे, उस संस्कृति पर या उस अपसंस्कृति पर इससे बेहतरीन कहानी मुझे लगता है कि कोई और हो नहीं सकती। दो कहानी बहुत संक्षेप में जो मुझे अच्छी लगी और जिनका यहाँ जिक्र किया गया। रात की 12 घड़ी
और महारानी एक्सप्रेस। तरुण भटनागर के साथ जो मुझे लगा, बड़ी कहानी और छोटी कहानियों में जो अंतर जो मुझे लगा इन दोनों प्रकार की कहानियों को पढ़ते हुए, कि तरुण जब बड़ी कहानी लिखते हैं तो बड़े तर्क संगत ढंग से लिखते हैं। एक विवेक उनके साथ होता है, तटस्थता उनके साथ होती है, और उसके साथ साथ वो जो कहना चाहते हैं धीरे धीरे वृत्तांतों के माध्यम से कहते चलते हैं। लेकिन जब छोटी कहानी लिखते हैं वो, तो मुझे लगता है कुछ भावुक हो जाते हैं। छोटी कहानियों में भावुकता है। जैसे ये दो कहानी, रात की 12 घड़ी, आदर्श हावी होना तो किसी कहानीकार के लिए अच्छी बात नहीं है। ये ठीक है कि वो अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन उन छोटी कहानियों में जो मुझे लगा वो कहीं ना कहीं एक इस तरह का आदर्श, जैसे तारा वाली कहानी जो महारानी एक्सप्रेस है, तारा जिस तरह से जंगल में जाती है उसका बहुत अच्छा चित्र है, लेकिन अंत में वो दो भाइयों के बीच समझौता कराती है, और समझौता ये कराती है, जो बड़ा भाई जो उसका हक मार करके बैठा है उस छोटे भाई के लिए हक दिलवाती है। इस दृष्टि से ही बहुत अच्छी कहानी है कि एक अधिकार के लिए एक छोटी कहानी लड़ाई लड़े, और एक वो पात्र जो नर्सिंग स्टाफ है वो वहां जाकर के उसकी सहायता करे। अच्छी कहानी है, लेकिन वो चीज कहानी से निकल के भी आनी चाहिए। तारा का अपना संघर्ष, और जो एक वातावरण जो निर्मित किया उस अंचल का, उस अंचल की स्थिति, जैसे रेल में बैठे हैं तो जमीन में बैठे हैं, सीटें खाली हैं, फिर भी नहीं बैठ रहे हैं। पकड़ बहुत अच्छी, कहानी पर जो पकड़ है, एक पूरा जो वातावरण जिस तरह से तरुण निर्मित करते हैं, उसमें वो कहानी उस अंचल के पूरे दुख के साथ अवतरित होती है, दुख के साथ स्पष्ट होती है। दूसरी कहानी रात की 12 घड़ी, अभाव और दुख की कहानी है, और इसलिए कि जब चोरी होती है उसके घर में एक व्यक्ति की, तो उसकी पत्नी ये कहती है कि तुमने तो चोर को देखा था। क्या देखा तुमने? जो तुम्हारे पलंग के नीचे था। वो लगता है कि चित्र बड़ा, मतलब पूरी कहानी पर भारी है वो चित्र, कि उसके पैर फटे हुए थे, छाले पड़े हुए थे, छालों से मवाद निकल रहा था, और वो आदमी कोरोना काल में जब पूरी दुकानें बंद थी, बाजार बंद थे, लोगों का रोजगार चला गया था, लोग अकेले हो गए थे, उस स्थिति में वो आदमी बचा हुआ खाना और एक ब्रेड का पैकेट लेके जाता है। जब नींद खुलती है उन दोनों की, पति पत्नी की, वो भी बहुत अमीन नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं है वो लोग। जब नींद खुलती है तो पूछते हैं एक दूसरे से कि देखो क्या क्या चोरी गया। तो कहा कि जो चेन थी वो भी रखी हुई है, अलमारी में जो चाबी लटकी हुई थी वो चाबी वैसे की वैसी लटकी हुई हैं, अलमारी में से भी वो चोर कुछ नहीं ले गया, घर में बहुत सारी चीजें थी, सब व्यवस्थित हैं। और उसके साथ साथ अंधेरा है कहानी में,
अंधेरा उस उपन्यास में भी है, जंगल वाले में, राजा जंगल और काला चांद में भी भरपूर अंधेरा है, और इस कहानी में भी अंधेरा है। उस अंधेरे में जब बरसात हो रही है और चोर चला जाता है, और सुबह जब थानेदार, पड़ोसी थानेदार को शिकायत कर देता है, थानेदार आता है, तो महिला कहती है कि देखिए वो कुछ नहीं ले गया, भूखा आदमी था, गरीब आदमी था, और जो समय चल रहा है उस समय में एक आदमी रोटी खा गया बची हुई और ब्रेड ले गया, इसके लिए क्या उसको फंसाना। थानेदार कड़क आवाज में कहता है कि तुमने बताया नहीं, पड़ोसी ने बताया तुम्हारे ने, क्या क्या ले गया है वो, कि कुछ नहीं ले गया, चोर आया ही नहीं था। वो जिस तरह से बचाव करती है, पुरुष नहीं बोलता है, महिला बोलती है, वो जिस तरह से बचाव करती है उस आदमी का, जिस आदमी को देखा था पुरुष ने, उसके पति ने, लेकिन बचाती महिला है। ये एक लेखक की संवेदनशीलता है कि कैसे हम संवेदनशील होकर के अपने उस व्यक्ति को बचा रहे हैं कि जो स्थितियों की देन है, जो परिस्थितियों की देन है। कोरोना का समय जिसका मैंने जिक्र किया, ऐसे समय में यदि एक भूखा आदमी रोटी खा के चला गया और एक ब्रेड का पैकेट लेके चला गया, तो उसे चोर कहना मुनासिब नहीं। ये कहानी कई तरह से अपने अर्थ खोलती है, लेकिन कथाकार उस स्त्री और उन पात्रों के साथ खड़ा है जिनके घर चोरी भी हुई है, लेकिन उन्हें लगता है कि चोरी हुई तो बहुत छोटी हुई, लेकिन उस चोरी के साथ साथ वो गरीब आदमी था, वो इस तरह का आदमी था कि उसे चोर नहीं कहा जा सकता। कई बार हमारे कथाकार जल्दबाजी में उन पात्रों के साथ खड़े हो जाते हैं जिन पात्रों के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। बड़ा लेखक उन पात्रों के साथ खड़ा होता है जो पात्र शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उन पात्रों के साथ खड़ा होता है। और मुझे लगता है कि अपने पूरे संग्रह की कहानियों में तरुण भटनागर उन्हीं पात्रों के साथ खड़े हैं। ये कहानियाँ बार बार पढ़ने की मांग करती हैं और बार बार अपने अर्थ भी खोलती हैं और एक चुनौती भी पैदा करती है कि अपने समय में और अपने समय को किस तरह से देखा जाए, ये तरुण भटनागर बताते हैं। और मित्रों, मुझे लगता है कि एक बड़े कहानीकार का, एक अच्छे कहानीकार का, एक जीवंत कहानीकार का, एक संवेदनशील कहानीकार का ये पहला कर्तव्य है कि वो अपनी कहानी को पढ़ा भी ले जाए और बार बार पढ़ने के बाद वो अपने अपने नए अर्थों में उसके सामने कहानी चुनौती बन करके खड़ी होती रहे। ये अच्छी कहानियों का लक्षण है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा, बीच में भी कहा और अंत में फिर से कहता हूँ कि तरुण भटनागर की कहानी निश्चित रूप से हमारे सामने एक चुनौती पैदा करती है। चुनौती न केवल पाठक के सामने, न केवल आलोचक के सामने, बल्कि लेखक के सामने भी कि इसका अतिक्रमण कैसे किया जाए। वो निरंतर आगे बढ़ते चलने वाले कथाकार हैं। मित्रों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के बीच में अपनी बात कहते हुए और अपने प्रिय कथाकार पर अपनी बात कहते हुए, लेकिन जो बात शुरू में मैंने नहीं कही थी वो फिर एक बार कह देना चाहता हूँ कि जब दानी जी ने फ़ोन किया और भाई पंकज स्वामी ने फ़ोन किया कि आपको आना है तरुण भटनागर की कहानी, तो मुझे लगा कि ज्ञान जी के सामने क्या बोला जा सकता है। साठ वर्ष का पूरा कहानी का जीवित इतिहास हमारे सामने है और हम कहानियों पर बात करें, लेकिन मुझे लगा कि वो तुलसीदास मुझे याद आए, जो बालक कह तोतर बाता,
तो ये तोतली बातों में ही मान लीजिए कि मैंने कुछ कहानियों के बारे में कहा, लेकिन अच्छा हो कि ज्ञान जी जब 100 साल के हों और उन पर एक बड़ा आयोजन इसी जबलपुर में हो और हम सब लोग ज्ञान जी को सुनने आए। धन्यवाद।